वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड के जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के पार्ट थर्ड की, जिसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल है क्या है बेसिकली, तो रिटर्न टू स्केल इज़ एप्लीकेबल इज़ लॉन्ग रन पीरियड स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो चेंज्ड। रिटर्न टू स्केल जो होता है वो लंबे समय के लिए, जो लंबे समय तक बिजनेस चलते हैं उसमें अप्लाई होता है, और इसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए साथ साथ में इसका स्केल भी चेंज होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर रिटर्न टू स्केल का फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है, कहता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज एप्लीकेबल व्हेन वी यूज 10% ऑफ इनपुट एंड गेट एज मोर देन 10% आउटपुट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि जब हम रॉ मटेरियल सपोज 10% खर्च कर रहे हैं और हमें इनकम जो आ रही है हमारी वो 10% और एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि जो अब हमारा आउटपुट आ रहा है या हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा बढ़ के आ रहा है। बढ़ के आ रहा है का सेंस का मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से इसका ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, कह रहा है कि जिस हिसाब से हमने ग्राफ मेंटेन किया, देखो हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की फॉर्म में जा रहा है, यानी बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्केल से पता चलता है कि यहाँ पर ये क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद करते हैं सेकंड पॉइंट की डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, कि यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि ये अप्लाई होता है जब 10% ऑफ इनपुट डालते हैं, गेट एज लेस देन 10% ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड DRS। लगा तो रहे हैं 10%, लेकिन उसके क्या है 10% का जो हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव रिटर्न टू स्केल आ रहा है, यानी कि आउटपुट जो आ रहा है हमारा लेस देन 10% आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसको देखने का थोड़ा सा तरीका होता है जिससे कि ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमने ग्राफ बनाया, देखिए प्राइस सपोज ये है हमारा, आउटपुट हमारा इतना ही हुआ, प्राइस में क्या आएगा, थोड़ा सा चेंजेस किया हमने यहाँ पर इस तरीके से, यानी एक की फॉर्म में, तो देखो ये थोड़ा सा और कम कर देंगे हम इसको शो करने के लिए कि उसकी फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि ये स्केल है। पहले का स्केल देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का कितना इंक्रीजिंग रिटर्न में जा रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग में उसकी फॉर्म थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि हम पैसा तो लगा रहे हैं 10%, लेकिन जो उसका आ रहा है वो हमेशा 10% से कम ही रिटर्न आ रहा है हमारे पास, यानी ये क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि क्वांटिटी में और प्राइस के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये आपका थर्ड पॉइंट। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की क्या कंडीशन होती है, कह रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आर एप्लीकेबल व्हेन वी यूज 10% ऑफ इनपुट एंड गेट एज सेम एज 10% ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड CRS, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि जब हम 10% इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट भी हमें 10% ही मिल रहा है कांस्टेंट लेवल पर, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कैसे, सपोज ये प्राइस है और ये क्वांटिटी देखो सेम लेवल पर बढ़ रहा है, कह रहा है कि जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही हमारा यहाँ पर स्केल भी बढ़ेगा, यानी कि उसके हिसाब से ही बढ़ेगा, एज इट इज़ बिल्कुल सेम। तो देखो जितना इसमें चेंजेस आया है उतना ही इसमें चेंजेस आया है, तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि दोनों में बराबर चेंजेस आ रहे हैं, इनपुट जितना लग रहा है उतना ही हमारा आउटपुट भी बढ़ा है, यानी कि 10% हमारे पास इनपुट आया तो 10% आउटपुट हमें मिला है एज इट इज़, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसको दूसरे ग्राफ में भी हम बता सकते हैं शो करके, कैसे देखते हैं।
अब हमें क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। यानी कि हम यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ पर हम उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल IRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल DRS और CRS, तीनों चीज़ें हम यहाँ पर उसको बता देंगे एक ही ग्राफ के अंदर। तो बहुत इजी है। देखो इंक्रीजिंग की फॉर्म में कुछ इस तरीके से जाएगा, इंक्रीज होता हुआ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, और ये डिक्रीजिंग की फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये हो गया आपका कांस्टेंट लेवल, ये आपका क्या है, कांस्टेंट लेवल है। तो ये क्या हो गया, CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इसके बाद करते हैं ये फिर ये क्या जा रहा है, वापस डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है, यानी कि DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इस तरीके से हम इसमें ग्राफ में मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट, और ये हो गया आपका इनपुट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट जैसे जैसे बढ़ता गया आउटपुट भी हमारा इंक्रीज़ होता चला गया। जैसे ही इनपुट आपका एक कांस्टेंट लेवल पे आया तो वैसे आउटपुट भी हमारा एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया। इसके बाद जब जैसे ही इनपुट वापस क्या हो गया, डिक्लाइनिंग स्टेज यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में चलता गया, तो आउटपुट भी हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आ गया। यानी कि ये जैसे जैसे कम होता गया ये भी अपने लेवल पे कम होता चला गया, ना ऊपर उठने की जगह नीचे एवरेज आ गया। तो ये तीनों स्केल हम एक साथ भी इस ग्राफ में ऐसे समझा सकते हैं। ये तो थी बात इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे हम, कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या कॉजेज़ होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के। तो एक कॉजेज़ भी ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल इकोनॉमी। दोनों के कॉजेज़ अलग अलग होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से। यानी कि इंटरनली हमारी क्या इकोनॉमी है उसके बेसिस पे क्या होगा जिससे कि रिटर्न टू स्केल बढ़ा है हमारा, और एक्सटर्नल के बेस पे। तो इंक्रीजिंग के बेस पे क्या होगा, एक तो लेबर इकोनॉमी, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स। एक होता है मैनेजरियल, ये इसके कॉजेज़ हैं जिसके वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है इनपुट के हिसाब से। फाइनेंशियल इकोनॉमी, और एक होता है आपका टेक्निकल इकोनॉमी। एक्सटर्नल की बात करें तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी। जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात है हमारा प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचेगा और हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी और बैंकिंग इकोनॉमी। जब बैंकिंग अच्छी होगी यानी कि हमें लोन टाइम पे मिलेगा, हम लोन टाइम पे वापस चुका देंगे, तो उस तरीके से हमारे पास किसी चीज़ की पैसे की कमी नहीं रहेगी, कैपिटल की कमी नहीं रहेगी, और हम बैंक में अच्छे से पैसा ले सकते हैं और अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, और लगाने के बाद बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के फैक्टर है, कॉजेज़ है। इसके बाद बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब डिक्रीजिंग के क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज़ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब क्या कॉजेज़ है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के? तो इसको भी हम देखते हैं दो सेंस में। ये हो गया आपका इंटरनल इकोनॉमी और ये हो गया आपका एक्सटर्नल इकोनॉमी। इंटरनल इकोनॉमी में क्या होता है? एक तो लेबर डिस इकोनॉमी, लेबर अवेलेबल अगर ना है और अच्छे लेवल पे हमें लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, कम रेट पे, और एक बेहतर लेबर ना मिले, तो वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिस इकोनॉमी। उसके बाद डिस इकोनॉमी, उसके बाद मैनेजमेंट डिस इकोनॉमी, मैनेजमेंट डिस इकोनॉमिक। और एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ पर, तो एक्सटर्नल का फैक्टर एक ही होता है, बैंकिंग डिस इकोनॉमी। अगर आपको बैंक से ईजी तरीके से कैपिटल ना मिल पाए, अमाउंट ना मिल पाए, लोन ना मिल पाए, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमिक। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे हम बात करें तो इंटरनल में लेबर डिस इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मैनेजमेंट डिस इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हमारा बैंकिंग डिस इकोनॉमी से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपके चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट हम 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, किस किस तरीके की कॉस्ट होती है, उसमें हम पढ़ेंगे। जब तक देखते रहें शान क्लासेस, आराम से इससे अपना पूरा फुल कोर्स पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैं एक पार्ट टू पार्ट डालता हूँ यहाँ पर, हर चैप्टर्स के पार्ट्स में कन्वर्ट करके उन्हें डालता हूँ मैं, जो ईज़िली आप आराम से अपने घर पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।